वेलकम टू द कुमार देव बाहुबली। जयनंदन। प्रोफेसर अतुल ने अपने दोनों बेटे विपुल और विनय के लिए कई कई सपने देखे थे। वे सारे व्यर्थ हो गए और उन्हें पता भी नहीं चला कि कब विपुल और बाद में उसी के नक्शे कदम पर कब विनय अपराध की दुनिया में दाखिल हो गया। जब उनकी मार्फत घर में ऐश्वर्य, विलास और नफासत की महंगी महंगी दुर्लभ चीजें आने लगी तब उनके कान खड़े हुए, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। वे चाह कर भी कुछ नहीं कर सके थे, कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पैर के जूते अब विपुल विनय को छोटे पड़ने लगे थे। देखते ही देखते छोटी मोटी मारधाड़, लूट खसोट और लुच्चाई लफंगाई का रास्ते वे अपराध के शीर्ष पर काबिज होते चले गए। अतुल बाबू का ख्याल था कि विपुल के आतंककारी और असामाजिक रवैये के कारण लोगों की उनके और उनके परिवार के प्रति घनघोर नफरत हो जाएगी। लेकिन यह देखकर वे हैरत में घिरते चले गए कि विपुल की साख और धाक किसी धुंध की तरह आसपास तेजी से फैलती चली गई। किसी की आंख में या चेहरे पर एक बुरे आदमी के प्रति दिखने वाली स्वाभाविक हिकारत या अवहेलना के जो भाव होने चाहिए वे कहीं नहीं थे। उल्टे उत्सव समारोह में उसे एक गणमान्य व्यक्ति के तौर पर बुलाया जाने लगा था। बड़े बड़े उलझे हुए सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए उसे सानुरोध शामिल किया जाने लगा था। एक असामाजिक आदमी के द्वारा सामाजिकता का ऐसा भयानक स्वांग अतुल बाबू ने समझाया था खुद को कि शायद ये सब ठकुरसुहाते व्यवहार है। वस्तुस्थिति का सही आकलन तो तब होगा जब इस घर से रिश्तेदारी करने या किसी मुसीबत में साथ देने की बात होगी। निश्चय ही उस समय लोग मुंह फेर लेंगे। लेकिन उनका यह अनुमान भी गलत साबित हुआ। विपुल के लिए एक से एक बड़े बड़े नामी गिरामी घराने से शादी के रिश्ते आने लगे। अतुल बाबू एक बार फिर अचंभित, स्तंभित, बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई इनकी कि हिंसा रक्तपात के सौदागर से संबंध बनाना चाहते हैं। वे भी इतनी बड़ी बड़ी हैसियत लियाकत के लोग। आने वालों में एक सांसद थे, एक उद्योगपति, लाखों से खेलने वाला एक व्यापारी। ये रसूखदार लोग तो जब चाहे तब अपने लिए एक से एक होनहार प्रतिभावान लड़के आसानी से ढूंढ सकते हैं। प्रोफेसर ने उन्हें दबे स्वरों में आगाह कर देना उचित समझा कि वे जानबूझकर दलदल में न फंसे। मगर उनमें से एक सांसद महोदय इस तरह उनकी बातों को हंसी में उड़ा गए जैसे वे बहुत नादान ना समझ हो। मना करने से भी न मानने पर अंततः उन्होंने अपनी पत्नी रैना देवी से उन्हें बातचीत करने की राय दे खुद कन्नी काट ली। बाद में उन्हीं सांसद की लड़की से खूब धूम धड़ाके के साथ विपुल की शादी संपन्न हो गई। अतुल बाबू एकदम निरपेक्ष भाव से अलग थलग रह गए। निभ भी गया, उनकी शादी एक नई विशाल कोठी में हुई। उनका नाराज रंग ढंग और तेवर देखकर शादी में सक्रिय होने के लिए उनसे पूछा ही नहीं गया। अगर पूछा भी जाता तो वे तैयार नहीं होते। उन्होंने तय किया था कि बिटिया नम्रता की शादी वे अपनी इच्छा के अनुरूप अपने बलबूते, अपनी औकात और अपने साधन लगा कर करेंगे। किसी की कोई सहायता लिए बगैर खुद ही लड़का ढूंढेंगे और सारा इंतजाम करेंगे। इसमें अपनी शुद्ध गाड़ी कमाई का उपयोग करेंगे और विपुल के एक भी दूषित नाजायज पैसे को लगने नहीं देंगे। विपुल और विनय की बर्बर आपराधिक कारगुजारियों से पुलिस की नींद हराम होने लगी थी और अक्सर घर पर छापा, तलाशी और पूछताछ का दौर चलने लगा था। 2-3 बार तो गिरफ्तारी वारंट के बावजूद फरारी के कारण घर की कुर्की जब्ती तक हो गई। आगे जाकर अतुल बाबू ने कोर्ट में उससे संबंध विच्छेद कर लेने की अर्जी देकर एफिडेविट करा लिया। लोगों ने समझा कि कानून से बचने के लिए यह एक दांव खेला है अतुल बाबू ने। लेकिन उन्होंने कहा कि यह एक दिखावा भर नहीं है, बल्कि हकीकत है। ऐसी चारित्रिक बेईमानी वे कतई नहीं करेंगे कि आचरण कुछ और व्यवहार कुछ। संबंध विच्छेद कर लिया तो इसका पालन करते हुए वे वाकई विपुल से कोई लगाव नहीं रखेंगे, यहां तक कि बातचीत भी नहीं। अतुल को सनकी समझकर घर के अन्य सदस्यों ने इस कदम को बस कानूनी फायदा उठाने तक ही सीमित रखा और विपुल विनय से सान्निध्य में कोई कमी नहीं आने दी। नम्रता जब BA कर गई तब अतुल बाबू ने सोचा अब उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर ही देना चाहिए। वे वर की तलाश में लग गए। कई जगह आना जाना शुरू कर दिया। एक जगह बात पक्की हो गई। लड़का डॉक्टरी पढ़ रहा था और उसके पिता किसी दवाई कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव थे। वे दूसरे शहर के होने के बावजूद अतुल बाबू को जानते थे। चूंकि अतुल बाबू का एक सहकर्मी प्राध्यापक उनका दोस्त था जो अक्सर इनकी विद्वत्ता की प्रशंसा किया करता था। वे सच जन जब नम्रता को देखने आए तो पहले अपने प्राध्यापक मित्र से मिले। मित्र ने कहा, तुम्हारा सौभाग्य है कि शादी बड़े मशहूर घराने में तय हो रही है। लड़के के पिता ने कहा, हाँ जब प्राध्यापक ही है और वह प्रकांड विद्वान तो इनका घर मशहूर तो होगा ही। मित्र ने टोका, नहीं, यह घराना इनकी वजह से नहीं बल्कि इनके ज्येष्ठ पुत्र विपुल की वजह से मशहूर है। वे हैरत में पड़ गए। फिर तो सारी बातें जानकर ही उन
होने दम लिया। मित्र ने तो यह समझकर बताया कि वे जानकर और प्रभावित हो उठेंगे, पर वे बुरी तरह बिदक गए और उससे साफ साफ कह दिया कि ऐसे संस्कारों वाले घर में वे अपने बेटे का ब्याह नहीं करेंगे। इस प्रसंग की सूचना देते हुए उनके सहकर्मी प्राध्यापक ने सोचा था कि प्रोफेसर अतुल बहुत दुखी और नाराज हो उठेंगे, पर वे जैसे एकदम उत्साहित होकर उछल पड़े। यह पहला बेबाक और दिलेर व्यक्ति उन्हें मिला जो विपुल को पसंद करने की जगह उसे सिरे से खारिज कर रहा था। शादी होने से भले ही उन्हें कुछ और सुख मिलता, मगर इस इनकार से भी कम तसल्ली नहीं मिली। घर वालों को जब पता चला तो उन्हें भी अच्छा ही लगा, चूंकि वे उस दवा दारू के दिवाले परिवार को अपनी तुलना में बहुत तुच्छ समझ रहे थे। विपुल का मानना था कि रिश्ता उससे करो जो हमारी टक्कर का हो और हमारे कुछ काम आ सके। विपुल ने सोचा चलो इसी बहाने पापा के जोर की आजमाइश भी हो गई। अतुल बाबू का उत्साह अब भी बना था, किसी और ठिकाने की तलाश का अब भी उनमें जोश था, इसलिए वे फिर से हरकत में आ गए थे। उन्हें इससे थकान नहीं स्फूर्ति मिल रही थी। इन्हीं दिनों रैना देवी ने हमदर्दी जताने का स्वांग भरते हुए एक निर्णय सुनाया, आप बेकार में झंझट को अपने सिर पर आमंत्रित न किया करें। नम्रता की शादी के लिए आप क्यों परेशान हैं? विपुल जब मौजूद है तो आपको खामखा मगजमारी करने की जरूरत भी क्या है। आप आराम से रहिए, देखिए तो कैसे आपकी सेहत गिरती जा रही है। सुन लीजिए, कल से आप इस मामले में कोई दौड़ धूप नहीं करेंगे। विपुल ने कह रखा है कि सारी व्यवस्था वह स्वयं करेगा। चिंतामुक्त करने की रैना की कोशिश ने उन्हें और चिंतित बना दिया था। वे इसे सीधे सीधे अपने अधिकार पर हमला मान रहे थे, पर वे कर ही क्या सकते थे। मन ही मन वे ताड़ रहे थे कि शादी के लिए उनकी पहल को नम्रता भी पसंद नहीं कर रही थी। उन्होंने अपने निश्चय को स्थगित कर डालना ही उचित समझा। उनका हृदय बेहद अशांत हो गया और एक निरर्थकता बोध से वे दुखी रहने लगे। चंद ही दिनों बाद नम्रता की शादी बड़ी भारी गहमा-गहमी के साथ मुकम्मल हो गई। लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। लड़का पुलिस इंस्पेक्टर था और उसका बाप सीमेंट का होलसेलर। पसंद अच्छी थी, चूंकि विपुल को पुलिस और सीमेंट दोनों की बड़ी जरूरत थी। नासमझ नम्रता संबंध की आड़ में चल रहे व्यापार को ही धन्य धन्य समझ रही थी। वह शायद सोच रही होगी कि अगर पापा अपने भरोसे यह विवाह करते तो इस तड़क भड़क का आधा भी जुटा नहीं पाते। अतुल बाबू ने रैना के मुंह से नम्रता को कहते सुना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अतुल बाबू के जेहन में महीनों यह व्यंग्य शूल चुभा रहा। उनका भावुक मन आहत होकर उन्हें काफी दुर्बल बना गया। अपच, अनिद्रा और सिरदर्द की शिकायत क्रमशः बढ़ने लगी। बढ़ती उम्र और अस्वास्थ्य ने धीरे धीरे उन्हें बिस्तर पकड़वा दिया। एक दिन यह नौबत आ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। भर्ती होते ही उन्होंने रैना से साफ साफ कह दिया था कि वे अपने ही पैसे से इलाज कराकर अपने ही प्रयास से ठीक होना चाहते हैं। उनका इलाज चलने लगा और काफी दिनों तक चलता रहा। खींचता रहा, डॉक्टर आता, चेकअप करता, दवाई देता, पर कहीं कोई असर नहीं। बीमारी चुपचाप ठहरी हुई थी। डॉक्टर को टोकने पर वह टालमा टोल का जवाब पकड़ा देता। रैना देवी आते आते उब रही थी। बीमारी उन्हें अंदर ही अंदर खोखला बनाती जा रही थी। एक दिन उन्होंने अपने ऊपर विपुल को झुके हुए देखा। उसके चेहरे पर अपने लिए उन्हें काफी दया, ममता और सहानुभूति दिखाई पड़ी। अतुल बाबू संबंध विच्छेद कर लेने के कई वर्ष बाद विपुल के चेहरे पर एक निर्दोष, निष्पाप और आत्मीय भाव देख रहे थे। उनका मन भर आया। अनायास ख्याल आया कि आदमी का कभी कभी बीमार पड़ना भी कितना जरूरी होता है। उन्हें अपने बीमार होने का दुख बहुत हद तक कम हो गया। बीच बीच में भी जब वह घर के भीतर अपनी माँ, बहन और पत्नी आदि से उन्मुख बातें कर रहा होता था तो अतुल बाबू की बड़ी इच्छा हो उठती थी कि वे भी उसमें जाकर शरीक हो जाएं और विपुल के चेहरे पर उभरी मानवीय तरलता को जी भरकर महसूस करें और उसके हंसी मजाक को अपने रेगिस्तान मन में उतर जाने दें। पर काश ऐसा संभव हो पाता। विपुल से संबंध पुनर्जीवित करने में उन्हें अपना नहीं, सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत की बेइज्जती प्रतीत होती थी और वे ऐसा नहीं कर पाते थे। विपुल ने न जाने क्या मंत्र फूंका कि उसके जाते ही डॉक्टर की एक टीम पूरी गंभीरता से इनके पीछे मुस्तैद हो गई। कई नर्सें देखभाल के लिए तैनात कर दी गईं। फिर एक पखवाड़े में ही वे चंगे हो गए। रैना ने आंखों में गर्व की चमक लाकर कहा, देखा आपने विपुल का चमत्कार। अतुल बाबू के चेहरे पर जैसे एक कड़वी दवा का कसैलापन उभर आया। तो क्या उनके जैसे सीधे साधे गंगू तेली टाइप आदमी को अपनी सामान्य हैसियत से इलाज लेकर स्वास्थ्य लाभ करने का भी जमाना अब नहीं रहा। उन्हें लगा कि स्वस्थ और प्रफुल्लित ने की जगह किसी बर्बर राजा भोज के दूषित एहसान लेकर वे और दुखी हो गए हैं। जब वे अस्पताल से घर आ गए तो आते ही एक सदमा पहुंचाने वाली खबर मानो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें बताया गया कि उनके एक पुराने
दोस्त मास्टर लोचन की जमीन पर रैना देवी के नाम से एक पेट्रोल पंप और भव्य सिनेमा हॉल का शिलान्यास एक राज्य मंत्री द्वारा करा लिए जाने का जुगाड़ बैठा लिया गया है। मास्टर पर उन्हें बेइंतहा तरस आया, चूंकि वह एक पैर का लंगड़ा और निहायत बूढ़ा आदमी था। उन्होंने उससे मिलकर भयादोहन की सारी कहानी समझ ली। मास्टर उनका अत्यंत मुरीद और शराफत का एक पुतला था। उसने बताया कि उससे जबरदस्ती दस्तखत लेकर जमीन उनके परिवार वालों ने अपने नाम करवा ली है। अतुल बाबू एकदम सन रह गए। मन में जैसे एक आंधी चलने लगी कि आखिर मूल्यहीनता के इस बेशर्म दौर में कोई कैसे अपनी इज्जत, हुर्मत, जायदाद और भविष्य बचाकर रख सकता है। खास कर इन नरपिशाच बाहुबलियों से जो कुछ भी हड़प जाने के लिए मानो निरंकुश हो गए हैं। इस तरह जीने का तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे प्रताड़ित और लांछित जीवन से तो अच्छा है कि सज्जनता से जीने में विश्वास करने वाले लोग इस दुनिया से ही उठ जाएं। वे एक गहरे संताप में इस तरह घिर गए जैसे अब वे इससे कभी निकल ही नहीं पाएंगे। वे निराशा की गहरी खाई में गहरे धंसते जा रहे थे, तभी एक दिन उम्मीद की एक किरण कौंध गई। उन्हें जानकारी मिली कि शिलान्यास के समय मास्टर लोचन किसी तरह खुद को बैसाखी पर धोते हुए समारोह स्थल पर पहुंच गया। वहां काफी गहमा गहमी थी। भीड़ को चीरते हुए रास्ता बनाकर उसने खुद को आगे पहुंचाया। मंत्री के आसपास रैना, विपुल और उसके कुछ दरबारी, चिलमची और सिपहसालार मौजूद थे। मंत्री नींव की ईंट रखने ही वाला था कि मास्टर लोचन नींव स्थल पर जाकर लेट गया और अपने रुंधे गले को साफ करते हुए निर्भीकता से कहने लगा, मुझे इस नींव में दफन करके आप चाहे तो ईंट लगा ले। इस जमीन पर जिस तरह कब्जा किया जा रहा है, कल उसी तरह मेरी इज्जत और मेरी सांस को भी छीना जा सकता है। उस नौबत के आने के पहले क्यों नहीं मैं लोकतंत्र के मंत्री के हाथों ही सबके सामने बलिवेदी पर बलि चढ़ जाऊं। मास्टर लोचन बोल रहा था, तभी वहां तैनात सुरक्षाकर्मी सतर्क होकर उसे मुंह के कौर में आए कंकड़ की तरह बाहर फेंकने के लिए तत्पर हो उठे। मास्टर की दिलेरी पर लोगों की आंखें अचरज से फैली रह गईं। विपुल की आक्रामकता को जानने वाले लोग मास्टर के हश्र के बारे में मन ही मन अनुमान लगाने लगे कि अब या तो इस मास्टर की इतनी दुर्गति होगी कि इसके जीने में तिल भर भी चैन नहीं रह जाएगा, या फिर केस, मुकदमा और जेल के चक्कर में इस तरह फंसा दिया जाएगा कि कहीं त्राण नहीं ढूंढ पाएगा। चूंकि इस तथ्य से सभी अवगत थे कि विपुल के खौफ से कोई उसका सगा भी उसके पक्ष में खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ऐसा सोचने वाले लोग तब हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि विपुल के पिता अतुल बाबू ने ही मास्टर के पक्ष में खड़े होने की घोषणा कर दी। अतुल बाबू उसका साथ देने के लिए उसे लेकर कोर्ट पहुंच गए। वकील को उन्होंने बताया कि लोचन को न्याय दिलाने के लिए वे अपनी सारी जमा पूंजी लगा देंगे। यह उनकी गाड़ी कमाई का सबसे सार्थक और बेहतरीन उपयोग होगा। अस्पताल में रहते हुए उन्होंने तय कर किया था कि स्वस्थ होकर वे चारों धाम के तीर्थाटन पर चले जाएंगे, फिर उधर ही कहीं किसी आश्रम में शरण ढूंढ लेंगे। मगर उन्हें जैसे एक मकसद मिल गया और अपने जीने में एक लुत्फ दिखने लग गया। उन्हें महसूस होने लगा जैसे एक जहर भरे तालाब में सुराख करने की साहसिक और जोखिम भरी पहल करने में मास्टर लोचन का साथ देना उनके लिए सबसे बड़ा तीर्थाटन और पुण्यकर्म है। एक गहरे संतोष से वे अत्यंत ऊर्जावान हो उठे कि एक बर्बर और निरंकुश राजा भोज के रास्ते में एक निरीह गंगू तेली भी चाह ले तो रोड़ा अटका सकता है। थैंक यू वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।